Hi everyone, this is Nitin Singh Rawat from Stream Study YouTube channel. In this lecture, we will discuss some basic concepts of active and passive voice. After watching this video, you will be able to answer all these questions. And the questions are: what is active and passive voice? How to identify them in a sentence? And are the uses of active and passive voice? Also, the purpose of using active and passive voice, and how to convert active into passive voice and passive into active voice. So watch this video completely, and this is a basic of active and passive voice, not a complete chapter. As you all know that we are studying basics of every topic, and after that we will study the complete chapter of every topic we have studied. And if you are new to this channel, please do hit that like and subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon so that you never miss any update from us. Before starting the video, as you all know that in each of my videos, I used to tell the viewers that watch every video sequentially, because this is English grammar, not maths or science, that you can pick any topic randomly. So watch videos sequentially. So without further ado, let's kick things off. तो चलिए देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्ब का बेसिक डिस्कस किया था, उसमें हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसको वहीं से आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, जो वर्ब होती है, वर्ब को हम बहुत सारी चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, अर्गेटिव वर्ब। वर्ब को हम बहुत सारी चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबको तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस कर लेंगे, और जो बच जाएगा उसको हम वर्ब के कंप्लीट चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज हम वर्ब का वॉइस वाला टाइप पढ़ने वाले हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिएगा, इसको हम सेंटेंस से समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको हम सेंटेंस से समझ लेते हैं। देखो, ये वाला सेंटेंस देखना, क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेक करेंगे, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी सेंटेंस में। देखो, ब्रेक कर लेते हैं। ईट, एट, ईटन, जिसकी 3 फॉर्म होती है उसको वर्ब बोला जाता है। तो एट क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। और एक्शन का डूअर क्या होता है, एक्शन का डूअर हमारा सब्जेक्ट होता है। एक्शन क्या हो रहा है, खाने का। किसने खाया, अंजलि ने खाया, तो अंजलि क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और नाउन हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा, टाइप क्या होगी, प्रॉपर। इतना तो पता होगा। अब एट व्हाट, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है, वर्ब से क्या या किसको का रिप्लाई क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और द क्या है, आर्टिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखना। ईट, एट, ईटन, जिसकी 3 फॉर्म होती है उसको वर्ब बोला जाता है। ठीक है, वॉज क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बाय क्या होता है, बाय प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब देखो, आपको ध्यान होगा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसकी मेन वर्ब ना हो। बेसिकली कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें मेन वर्ब ना आए। तो मेन वर्ब तो आ रही है ईटन। ठीक है, और कोई ऐसी मेन वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। तो इससे हमें क्या पता चल गया था, सब्जेक्ट और मेन वर्ब का आना कंपलसरी है सेंटेंस में। तो मेन वर्ब तो आ गई। अब सब्जेक्ट बनने का काम कौन बच गया, केक पे बच गया, क्योंकि दा तो क्या होता है, आर्टिकल होता है। आर्टिकल सब्जेक्ट थोड़ी बनते हैं। दा क्या होता है, आर्टिकल होता है। ठीक है, अब केक हमारे पास, केक क्या है, नाउन है। और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। तो केक हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब देखो, इसमें देखने वाली बात क्या है कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का डूअर होता है, वो एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे पहला वाला सेंटेंस ही ले लो, अंजलि एट द केक, अंजलि ने केक खाया। अंजलि खाने की डूअर है, तो अंजलि सब्जेक्ट हो गई। और इस वाले सेंटेंस में ईटन, इसमें एक्शन भी क्या हो रहा है, खाने का ही हो रहा है। केक खा रहा है क्या, सब्जेक्ट खा रहा है क्या हमारा, किसी को, मतलब केक खा रहा है क्या अंजलि को, नहीं, बल्कि केक तो खाया जा रहा है। फिर भी हमारा केक क्या है, सब्जेक्ट है। देखो, अब केक ही सब्जेक्ट बनेगा, और कोई चारा भी नहीं है। फिर से समझ लो, ईट, एट, ईटन, जिसकी 3 फॉर्म होती है उसको वर्ब बोला जाता है। ठीक है, अब वॉज क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब बन रहा है। देखो, बी की फॉर्म है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। ये सब क्या करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, 2 काम करते हैं।
हेल्पिंग वर्ब बनते हैं या फिर मेन वर्ब बनते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब होंगे? बहुत ही आसान, अगर बी की फॉर्म के बाद कोई वर्ब आए तो बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, अगर बी की फॉर्म के बाद कोई वर्ब ना आए तो बी की फॉर्म खुद ही मेन वर्ब। अब इसके बाद वर्ब तो आ रही है ईटन, तो बी की फॉर्म क्या बन जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बाय क्या होता है? बाय प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। अब सब्जेक्ट, मैंने क्या बोला, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें वर्ब ना आए, और कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो, तो सब्जेक्ट आना कंपलसरी है, तो एक ही सब्जेक्ट बनेगा। देखो, अब ये कोई लिंकिंग वर्ब तो है नहीं। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब बेसिकली वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं, जैसे राहुल इज अ स्टूडेंट, राहुल एक स्टूडेंट है, तो इसमें एक्शन तो होता नहीं है, इसमें बस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं, इसमें एक्शन तो हो रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब तो है नहीं। ये कोई हैपनिंग वर्ब भी नहीं है। हैपनिंग वर्ब में हमने क्या पढ़ा था? हैपनिंग वर्ब वो होती है जिसमें एक्शन तो होता है पर उसको कोई परफॉर्म नहीं करता, वो अपने आप हो जाती है। इस वाले सेंटेंस में देखना, बाय अंजलि, तो इसमें एक्शन तो हो रहा है, इसको परफॉर्म भी कर रहा है, हमें पता है किसने परफॉर्म किया? अंजलि ने परफॉर्म किया, तो ये कोई हैपनिंग वर्ब भी नहीं है। अब ना ही ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंस भी क्यों नहीं है? क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें ऑर्डर, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट देने के काम आते हैं, वही तो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट तो नहीं दे रहे हैं, और वैसे भी इंपैरेटिव सेंटेंस में वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस भी नहीं है। अब इसमें कुछ ना कुछ बात तो अधूरी है जो हमें पढ़नी है। देखो, टीचर आपको जो पहले लेक्चर में पढ़ाता है, ये बात जरूरी नहीं कि वो गलत हो, वो अधूरी हो सकती है, उसको हम धीरे धीरे करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको क्या बताया था, वर्ब्स क्या होता है? पहले लेक्चर में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था। वर्ब क्या होता है? जिसकी 3 फॉर्म होती है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, वो वर्ब होता है। बेसिकली 3 फॉर्म क्यों होना जरूरी है? क्योंकि उसमें 3 फॉर्म नहीं होगी तो हमें टेंस का पता नहीं चलेगा, टेंस का पता नहीं चलेगा तो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाएगा कि कब कोई चीज हुई, पास्ट में हुई, प्रेजेंट में हुई, फ्यूचर में हुई। बेसिकली सेंटेंस में हम 2 ही चीज तो बताते रहते हैं कि क्या हुआ और कब हुआ। ठीक है, यही मैसेज तो कन्वे करते रहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा वर्ब में? जो इसकी 3 फॉर्म हो, जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे। उसी के बाद हमने क्या पढ़ दिया था? बेसिकली शायद हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ा था लिंकिंग वर्ब के बारे में। वो भी तो वर्ब होती है। इज, एम, आर, बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, बी की फॉर्म वर्ब भी तो होती है पर उसमें कोई एक्शन नहीं होता। लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन होता है क्या? नहीं। जैसे राहुल इज अ स्टूडेंट, इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, इसमें बेसिकली उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। राहुल क्या है? एक स्टूडेंट है। देखो, जैसे जैसे हम कोर्स आगे बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे हम कुछ ना कुछ चीजें नई नई सीखते रहेंगे। अब पहले ही चैप्टर में तो सब आपको बता नहीं दिया जाएगा, तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नई नई चीजें ऐड ऑन होती रहेगी, वैसे वैसे ही हम कुछ नया नया सीखते चलेंगे। देखो, जैसे इसमें सब्जेक्ट हमारा जो एक्शन का डूअर नहीं है, अभी तक हम यही तो देख रहे थे कि सब्जेक्ट जो होता है एक्शन का डूअर होता है, तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसे हम देखते हैं यूजुअली वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और पहला वाला सेंटेंस कौन सा है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस में जो होते हैं वो सब्जेक्ट ही एक्शन के डूअर होते हैं, और पैसिव वॉइस में जो होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं रिसीवर। देखना जरा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन का डूअर होता है, वो एक्शन को एग्जीक्यूट करता है। और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का डूअर नहीं बल्कि एक्शन का रिसीवर होता है। वो एक्शन को एग्जीक्यूट या फिर एक्शन को परफॉर्म नहीं करता बल्कि एक्शन उस पर होता है। ठीक है, केक ने अंजलि को खाया नहीं बल्कि केक को खाया गया अंजलि के द्वारा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में लिखा है कि पैसिव में लिखा है? हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, पैसिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर होता है बी की फॉर्म प्लस में V3। जब भी बी की फॉर्म प्लस में V3 आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो वो पैसिव सेंटेंस होता है, पैसिव वॉइस में लिखा रहता है। देखो, बी की फॉर्म क्या होता है? बी की फॉर्म, देखो बी की फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, बी। सेकेंड फॉर्म वॉज और वर। थर्ड फॉर्म बी। फोर्थ फॉर्म बीइंग। फोर्थ फॉर्म बोलो चाहे V1 प्लस ING बोलो, बात एक ही है। ठीक है, V4 को हम V1 प्लस ING भी बोलते हैं। जब ये 8 अक्षर इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इनके बाद अगर V3 लगाओ, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगी हो,
तो वो पैसिव का सेंटेंस होता है। अगर इन 8 वर्ड्स के बाद अगर V3 लगा हो तो वो पैसिव का सेंटेंस होता है, पैसिव वॉइस में लिखा होता है। इसके बाद V3 लगाओ, चाहे एम के बाद V3 लगाओ, चाहे वर्स के बाद V3 लगाओ, या फिर बीइंग के बाद V3 लगाओ, इन बी की फॉर्म के बाद अगर V3 लगाओ तो वो पैसिव का सेंटेंस होता है। इतनी कहानी क्लियर है। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का डूअर नहीं होता बल्कि एक्शन का रिसीवर होता है। वो एक्शन को परफॉर्म नहीं करता बल्कि एक्शन उस पर होता है। केक ने किसी को खाया नहीं बल्कि केक को खाया गया अंजलि के द्वारा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल गया? पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है। पैसिव की पहचान कैसे करेंगे? बी की फॉर्म प्लस में V3 आए तो वो पैसिव का सेंटेंस है। दोनों एक साथ आने चाहिए, अलग अलग आने से बात नहीं बनेगी। दोनों एक साथ आने चाहिए तभी वो पैसिव का सेंटेंस होगा। अगर अलग अलग आए तो तब वो पैसिव का सेंटेंस नहीं होगा। जैसे लोकेश इज अ स्टूडेंट, अब इसमें इज तो आ रही है, इज क्या होती है? बी की फॉर्म होती है, पर V3 तो नहीं आ रहा इसके बाद, तो ये पैसिव का सेंटेंस नहीं होगा। इसके बाद अगर V3 आए तभी वो पैसिव सेंटेंस होगा। अगर बी की फॉर्म के बाद V3 आए तभी वो पैसिव सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो पैसिव सेंटेंस नहीं होगा। देखिएगा जरा, देखो ये वाला सेंटेंस देखना। अब इसमें V3 तो आ रहा है, रिटन, रिटन क्या होता है? V3 होता है राइट, रोट, रिटन, V3 है, पर इससे पहले बी की फॉर्म आ रही है क्या? बी की फॉर्म नहीं आ रही। इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन, बीइंग, इनमें से कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये पैसिव का सेंटेंस नहीं है, ये बल्कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, इससे पहले तो हैज आ रहा है। हैज क्या होती है? हैव की फॉर्म होती है। बी की फॉर्म आनी चाहिए, हाँ, बी की फॉर्म प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये दोनों वर्ड एक साथ आ जाए, अगर बी की फॉर्म प्लस V3 आ जाए तभी वो पैसिव का सेंटेंस होगा, अदरवाइज इट विल बी एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। इतनी कहानी क्लियर है। देखो याले के इसमें भी देख लो, वॉज, वॉज क्या होता है? बी की फॉर्म होती है। ये देखो वॉज क्या है? बी की फॉर्म ही तो है, फिर भी ये एक्टिव का सेंटेंस होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी की फॉर्म तो आ रही है पर इसके बाद V3 नहीं आ रहा है। V3 नहीं आ रहा है, बल्कि चेजिंग क्या होता है? V4 होता है। V1 प्लस ING होता है, दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। V4 बोलो चाहे V1 प्लस ING बोलो, बात एक ही है। देखो इन सब बातों से हमें क्या पता चल गया? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बी की फॉर्म लगी हो और V3 लगी हो, बी की फॉर्म प्लस में V3 दोनों एक साथ, ठीक है, अलग अलग होने से बात नहीं बनेगी। बी की फॉर्म और प्लस V3 लगाओ तो तब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, अदरवाइज इट विल बी एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। देखना इस वाले सेंटेंस में, देखना ये तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ना। वॉज ईटन, वॉज क्या होता है? बी की फॉर्म होती है। वॉज, इज, एम, आर, वॉज, वर, वॉज क्या है? बी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। ये बी की फॉर्म है प्लस V3 लगाओ, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। वॉज ईटन, खाया गया, ठीक है, केक को खाया गया। अगर पैसिव वॉइस में ही क्यों लिखा है इसे? इसलिए लिखा है आपने सब्जेक्ट किसको बना दिया? केक को। अब केक किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा बल्कि केक को तो खाया गया। अब खाया गया ना, केक को खाया गया। अब जब ये मीनिंग चाहिए तो तब हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस लगाते हैं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लगाते हैं। अगर हम ये लिख देते केक एट अंजलि, तो इसमें केक अंजलि को खा जाता, जो कि गलत है, जो कि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो क्यों नहीं बनता? द केक वॉज ईटन बाय अंजलि, वॉज ईटन, ठीक है। ये बी की फॉर्म लगी है वॉज, और उसके बाद V3 लगाओ, ईट, एट, ईटन। ईटन क्या है? ईट की थर्ड फॉर्म है। ये बी की फॉर्म प्लस V3 लगाए तब ये क्या है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर ये दोनों अलग अलग होते, वॉज ही लगा होता, ईटन नहीं लगा होता, तब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता, पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं होता। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा पैसिव वॉइस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखना अब एक्टिव टू पैसिव कैसे जाते हैं, एक्टिव टू पैसिव कैसे जाते हैं, पैसिव टू एक्टिव कैसे जाते हैं, इसके लिए एक रामबाण है, इसको ध्यान से सुनना। एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त या फिर पैसिव टू एक्टिव आते वक्त ना ही सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा, ना ही सेंटेंस का टेंस चेंज होगा। ध्यान से सुनना, फिर से सुनना। एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त या फिर पैसिव टू एक्टिव आते वक्त ना सेंटेंस का मीनिंग चेंज होना चाहिए, ना ही सेंटेंस का टेंस चेंज होना चाहिए। जिस टेंस में पहले लिखा हो उसी टेंस में बाद में भी लिखा होना चाहिए ना। अगर पहले जो मीनिंग दे रहा था बाद में भी वही मीनिंग देगा, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त ना ही सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा, ना ही उसका टेंस चेंज होगा। देखो पहला वाला सेंटेंस देख लो, अंजलि ईट द केक, अंजलि ने केक खाया। दूसरे वाले सेंटेंस में देखना, द केक वॉज ईटन बाय अंजलि, केक अंजलि के द्वारा खाया गया। दोनों ही पास्ट फॉर्म में लिखा है,
दोनों ही पास्ट फॉर्म में लिखा है और दोनों का मीनिंग ही सेम है, दोनों का सेम मीनिंग है। अब आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि जब एक्टिव वॉइस का मीनिंग भी वही है, पैसिव वॉइस का भी मीनिंग वही है, तो हम क्यों इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों हम एक्टिव में लिख रहे हैं क्यों हम पैसिव में लिख रहे हैं, हम हर सेंटेंस को एक्टिव में क्यों ना लिख दें। देखो क्यों हम ऐसा नहीं करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सेंट्रल आइडिया होता है, मेन आइडिया होता है, उसके बारे में बात की जाती है, वो हाईलाइटेड होता है वो चीज सेंटेंस में। पहले वाले सेंटेंस में क्या चीज हाईलाइटेड थी, पहले वाले सेंटेंस में अंजलि हाईलाइटेड थी, मतलब अंजलि ने केक खाया। तो जो सब्जेक्ट होता है वो हाईलाइटेड चीज होती है, मतलब वो उसके बारे में बात की जाती है, वो मेन आइडिया होता है, सेंट्रल आइडिया होता है, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंस होता है वो। दूसरे वाले सेंटेंस में द केक वॉज ईटन बाय अंजलि, केक अंजलि के द्वारा खाया गया। तो इस वाले में सब्जेक्ट क्या है हमारा, केक है, तो केक अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए पैसिव वॉइस लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्शन को तो डू परफॉर्म नहीं करेगा, तो इसलिए पैसिव वॉइस लगी। इसमें सारा का सारा फोकस किस पे आ गया, केक पे आ गया, ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया हो गया, मेन आइडिया हो गया, मतलब इसके बारे में बात करनी गई। तो हम इसलिए ही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लगाते हैं। हम पैसिव वॉइस इसलिए लगाते हैं ताकि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो वो मेन चीज बन जाए। जैसे इसमें एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या था, केक था, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, उसके बारे में बात करने लग गए, द केक, केक अंजलि के द्वारा खाया गया। इतने कहानी क्लियर है। अब कुछ सेंटेंस होंगे जो आपने सुने होंगे, जैसे अगर कोई मेरे से ही पूछ देता है कि तुम कब पैदा हुए, तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा माई मदर बोर मी ऑन September 12, 1997, ऐसे तो नहीं बोलूंगा माई मदर बोर मी ऑन September 12, 1997। क्या बोलूंगा मैं, आई वॉज बॉर्न ऑन September 12, 1997, ऐसा ही बोलूंगा। क्यों, देखो इसमें मेन आइडिया क्या है, इसमें किसके बारे में बात करनी है, मेरे बारे में बात करनी है, मैं अपना ही तो बताऊंगा मैं कब पैदा हुआ। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मेरी मदर ने मुझे इस समय पैदा किया, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे सब चीज मेरे बारे में ही है, क्योंकि मेरे से पूछा गया है, तो आई वॉज बॉर्न लिखूंगा, ठीक है। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बी की फॉर्म है, और बॉर्न क्या है, V3 है, बेयर बोर बॉर्न, ठीक है, V3। तो ये पैसिव का सेंटेंस हो गया, आई वॉज बॉर्न ऑन। जब आपको ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना हो, ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट को फोकस करना हो, तब आप पैसिव का सेंटेंस लगा देते हो। इतनी कहानी क्लियर है। और या फिर आपको ये बात बताना ना पड़े, मतलब आपको ये बात छुपानी हो कि ये एक्शन किसने किया। अगर मैं ये बता दूंगा द केक वॉज ईटन, केक खाया गया, अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने खाया, मैं तो बस ये बता रहा हूं केक वॉज ईटन, या फिर साइकिल इज स्टोलन, साइकिल चोरी हुई, साइकिल वॉज स्टोलन, ठीक है। जब मेरे को ये बात इंपॉर्टेंट ना हो मिल ले कि किसने चोरी की या फिर किसने इस एक्शन को परफॉर्म किया, तो तब मैं पैसिव का सेंटेंस लगा देता हूं। इतनी कहानी क्लियर है। जैसे आपने ये भी सुना होगा ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, ऐसा सुना होगा। द नेशनल एंथम वॉज संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब सेंटेंस क्या है, ये पैसिव में ही तो सेंटेंस है, द नेशनल एंथम। अब मेरे को मेन फोकस किस में लाना था, नेशनल एंथम पे, तो मैं नेशनल एंथम को पहले लिखूंगा। अब नेशनल एंथम किसी को गाएगा तो नहीं, तो मेरे को पैसिव का सेंटेंस लगाना पड़ेगा। जब एक्शन को जो सब्जेक्ट होता है वो परफॉर्म नहीं करता, तो तब मैं पैसिव का सेंटेंस लगा देता हूं, पैसिव का स्ट्रक्चर लगा देता हूं, बी की फॉर्म प्लस में V3। द नेशनल एंथम वॉज संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसी को मैं अगर ऐसे बोल दूं रविंद्रनाथ टैगोर सेंग द नेशनल एंथम, तब तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता, तब सारा फोकस किस पे आ जाता, रविंद्रनाथ टैगोर में। अगर मेरे को सारा फोकस नेशनल एंथम में लाना है तो मैं क्या लिख दूंगा, द नेशनल एंथम वॉज संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इतनी कहानी क्लियर है। तो इसलिए हम एक्टिव और पैसिव का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो एक्टिव टू पैसिव कैसे जाते हैं। पहला वाला सेंटेंस देख लो, विराट प्लेस क्रिकेट, देखो ये तो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में लिखा होता तो क्या होता, बी की फॉर्म प्लस V3 लगा होता है एक साथ, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है प्लेस, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। अब एक्टिव टू पैसिव कैसे जाते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में ब्रेक करोगे। ब्रेक करना तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर मुझसे पढ़ा है आपने अभी तक, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ब्रेक करना तो आपको आ ही गया होगा। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी 3 फॉर्म होती है उसको वर्ब बोला जाता है, प्ले, प्लेड, प्लेड।
एक्शन का डू और सब्जेक्ट होता है, एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का, कौन खेल रहा है, विराट, तो विराट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लेज व्हाट, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। पहला स्टेप तो हो गया, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, देखो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट को सब्जेक्ट बना दो, तो क्रिकेट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में लिख दिया पैसिव वॉइस के केस में। तीसरा स्टेप क्या है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको बाई प्लस में डूओ लिख दो, तो यहां पे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है विराट, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, बाई प्लस में विराट, ठीक है। बाय प्रीपोजिशन क्या काम करती है, के द्वारा का सेंस देती है, विराट के द्वारा, ठीक है। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप ये है, जो आपकी वर्ब है, एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लिख दो पैसिव में। वर्ब क्या है, प्ले, प्लेज, ठीक है। वर्ब क्या है, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, तो उसको प्लेड लिख दो। क्यों लिखना है, पैसिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, बी की फॉर्म प्लस में V3, ठीक है, तो V3 तो लिख गई, अब बी की फॉर्म भी लगानी है। शुरू से देख लो, पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है, जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट बना दिया। तीसरा स्टेप क्या है, जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको बाई प्लस में डुओ लिख दो, बाई प्लस में ऑब्जेक्ट लिख दो पैसिव वॉइस में, ठीक है। चौथा स्टेप, जो आपकी वर्ब है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख दो। इतनी कहानी क्लियर है, इतना समझ में आ गया। पांचवा स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई द टेंस, एक्टिव वॉइस का टेंस क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, तो ये किस में लिखा हुआ है, पास्ट में लिखा है, प्रेजेंट में लिखा है, फ्यूचर में लिखा है, किस में लिखा है, प्रेजेंट में लिखा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त या फिर पैसिव टू एक्टिव आते वक्त ना ही मीनिंग का चेंज होगा ना ही टेंस का चेंज होगा, तो मीनिंग भी वही होनी चाहिए और टेंस भी वही होनी चाहिए। तो टेंस पहले वाले में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो प्रेजेंट है, तो बाद वाले में भी क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। अब बी की फॉर्म लगानी है हमें, बी की फॉर्म से हम वही टेंस बनाएंगे, ठीक है। तो बी की फॉर्म, पहली फॉर्म क्या है, इज, एम, आर, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो लगानी है क्योंकि पहले का टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बाद में भी पैसिव में भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो प्रेजेंट टेंस कैसे लगा देंगे, बी की भी हम वही फॉर्म लगाएंगे, इज, एम, आर, बी, इनमें से ही लगा देंगे, तभी तो प्रेजेंट का टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं कि बी लगाएं, क्या लगाएं, तो आपका आंसर क्या होगा, इज लगाएं। क्यों, एम क्यों नहीं लगा रहे, एम तो बेसिकली आई के साथ आता है, आर किसके साथ आता है, दे आर, वी आर, ठीक है, बेसिकली प्लूरल के साथ आता है। बी किसके साथ आता है, बी आता है मॉडल के साथ, विल बी, शैल बी, ठीक है, इनके साथ आता है। अब यहाँ पे मॉडल कुछ तो है नहीं, तो इज लगा दिया हमने। अब टेंस भी वही है, क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट, टेंस भी वही है, प्रेजेंट टेंस, और मीनिंग भी वही है, क्रिकेट विराट के द्वारा खेला जाता है। पहले वाले में क्या था, विराट क्रिकेट खेलता है, दूसरे वाले में क्रिकेट विराट के द्वारा खेला जाता है। मीनिंग सेम है, ठीक है, बस क्या अंतर है, फोकस का, स्ट्रेस का अंतर है। पहले वाले में विराट पे सारा इंपॉर्टेंस थी, विराट क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट विराट के द्वारा खेला जाता है। दूसरे वाले में इसमें सारा फोकस किस पे आ गया, क्रिकेट पे आ गया। देखो शुरू से देख लो, पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप हमारे पास जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, क्रिकेट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, बाई प्लस में डूअर कर देते हैं, बाई प्लस में ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया इस प्रीपोजिशन का, इतनी कहानी कह रहा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तीसरा स्टेप यही है, बाई प्लस में सब्जेक्ट लिख दो, बाई प्लस में विराट लिख दिया, ठीक है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिख दिया, तो यहां पे आगे ऑब्जेक्ट बन गया। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप ये है, जो हमारा वर्ब हो, एक्टिव वॉइस की वर्ब हो, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख दो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख दिया, इतनी कहानी क्लियर है। पांचवा स्टेप क्या है,
आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है, तो इस बाद में भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर शुरू में प्रेजेंट है तो बाद में भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो प्रेजेंट कैसे बना देंगे? इससे तो हमें पता चल गया था कि ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट कैसे बना देंगे? बी की भी वही फॉर्म लिख देंगे जिससे वो वही टेंस बन जाए। तो इज एम आर बी, प्रेजेंट टेंस के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इज एम आर बी में से कुछ ना कुछ लगाएंगे। तो हमने इज लगा दी क्योंकि क्रिकेट के लिए इज आता है। अगर यहाँ पे क्रिकेट के जगह में कोई प्लूरल चीज होती तो उसके बाद आर लगाना पड़ता, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो इज लगा दी, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये मेन वर्ब, ठीक है। बी की फॉर्म इज, हमने बी की इज क्या होती है? बी की फॉर्म प्लस V3, ये बेसिकली यही तो कर रहे हैं, बी की फॉर्म प्लस में V3, यही तो आ रहा है, इज प्लेड, ठीक है। तो बी की फॉर्म प्लस V3 किसका स्ट्रक्चर होता है? पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा पैसिव बन गया। इतनी कहानी क्लियर है। अब देखो, ट्राई करके देखो। नेहा हैज रिटन अ नोवेल, द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, करिए और देखिए आंसर सही आ रहा है आपका कि गलत आ रहा है। पहला स्टेप देखो कर लिया होगा पॉज करके। अब देखना, पहला स्टेप क्या बताया था? आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। नेहा हैज रिटन अ नोवेल, नेहा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, रिटन मेन वर्ब, रिटन व्हाट। देखो इतना तो पता चल रहा होगा ना, सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन का डूअर हो रहा है, लिखने का डूअर कौन है? नेहा, नेहा सब्जेक्ट हो गई। रिटन व्हाट? नोवेल, नोवेल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखना, पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो। तो सब्जेक्ट बना दो अ नोवेल, तो ये हमारा नोवेल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसको हम बाय प्लस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव का सब्जेक्ट है नेहा, तो बाय प्लस में नेहा लिख देंगे, बाय प्लस में नेहा। अब देखो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई कर दिया। दूसरा स्टेप क्या था? जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो, बना दिया सब्जेक्ट अ नोवेल, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको बाय प्लस में ऑब्जेक्ट बना दो, बना दिया ऑब्जेक्ट, बाय प्लस में ऑब्जेक्ट, बाय नेहा लिख दिया। चौथा स्टेप था जो आपकी वर्ब लगी हो एक्टिव वॉइस की वर्ब, उसको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख दो पैसिव में। पर एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको एज इट इज उतार देंगे, रिटन। दिख रहा है? रिटन वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब पांचवा स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप है जो आपकी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगी हो वही आप पैसिव वॉइस में लगा दो। एक्टिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है? हैज, तो पैसिव वॉइस में भी क्या लगा दोगे? वही हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। इतनी कहानी क्लियर है। अब आप पूछ सकते हो कि आपने ये वाला स्टेप ऐड क्यों किया? पहले वाले में तो स्किप कर दिया था, इस वाले में विराट प्लेस क्रिकेट एक्टिव वॉइस जो ये वाला है, इस वाले में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई थी, इसलिए मैंने ये वाला स्टेप स्किप कर दिया था, हेल्पिंग वर्ब वाला, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे नीचे? यहाँ पे इसलिए छूट गया। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो यहाँ पे लगा देते, तब हम बी की फॉर्म लिखते, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, मतलब स्किप करेंगे, ठीक है। अब इस वाले सेंटेंस में देखना, छठा स्टेप क्या होगा? छठा स्टेप होगा आइडेंटिफाई द टेंस आइडेंटिफाई करना। कौन सा टेंस लगा हुआ है? नेहा हैज रिटन अ नोवेल, इसमें लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। अब कैसे टेंस को हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम टेंस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इतना समझ लो, ठीक है। तो देखिए अब प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने क्या बोला था आपको? जो आपका एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त या फिर पैसिव टू एक्टिव जाते वक्त ना ही मीनिंग का कोई चेंज आना चाहिए, ना ही कोई टेंस का चेंज आना चाहिए। जब एक्टिव वॉइस में पहले प्रेजेंट परफेक्ट लगा है तो पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट परफेक्ट लगना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लगा देंगे?
हैज लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाते हैं, हैज हैव के बाद V3 लिख के, ठीक है। अब हैज हैव के बाद V3 लगाएंगे, V3 लगाएंगे तो क्या है हमारे पास बी की फॉर्म V3, यही 7वां स्टेप है, बीन है, ठीक है। V3 बीन ही तो है, इज एम आर बी वॉज वर बीन बीइंग, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, बीन लिख देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट बनाने का क्या होता है, हैज हैव प्लस में V3, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट बना देते हैं। तो हैज के बाद तो वैसे भी, हैव की फॉर्म के बाद वैसे भी V3 आता है, देखो कहां पे लिखूं, हैव की फॉर्म के बाद हमेशा ही V3 आता है जब हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ठीक है। जब हेल्प की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो मेन वर्ब में V3 ही लगता है। अब देखना यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनते हैं, हैज प्लस में V3 या फिर हैव प्लस में V3। हैज हैव का कब लगेगा, हैज सिंगुलर के लिए लगता है, हैव प्लूरल के लिए लगता है। नेहा आ रही थी तो नेहा सिंगुलर है तो हैज लगा, अगर कोई चीज प्लूरल होती तो हैव लग जाता, ठीक है। यहां पे भी अगर नोवल क्या है, सिंगुलर है, और नोवल सिंगुलर है तभी हैज लगा, अगर प्लूरल होता तब हम हैव लगाते, क्योंकि हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, उसमें मतलब हम क्या कर सकते थे, उसमें हम हैज हैव में चेंजेस कर सकते थे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है, हैज हैव, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है। देखना पहला स्टेप क्या बोला था, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर लिया आइडेंटिफाई। दूसरा स्टेप क्या बोला था, जो आपका ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना दो, बना दिया सब्जेक्ट। तीसरा स्टेप क्या बोला था, जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है नेहा, उसको बाय प्लस में डूअर लिख दो, बाय प्लस में ऑब्जेक्ट लिख दो, ठीक है। बाय प्लस में डूअर ही तो है, नेहा क्या है, डूअर ही तो है, तो नेहा क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट मत समझना। चौथा स्टेप क्या बोला था, चौथा स्टेप मैंने बोला था जो आपकी वर्ब लगी हो, जो एक्टिव वॉइस में वर्ब लगी हो, उसको पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो। पर ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, रिटर्न ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, ठीक है। उसको हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, इतनी कहानी के ले रहा है। अब 5वां स्टेप में मैंने नई चीज ऐड की थी, क्या ऐड की थी, जो आपकी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगी हो वही आप पैसिव वॉइस में भी वही हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो हमने हैज लगा दी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी हैज लगी हुई थी, पैसिव वॉइस में भी हैज लगी है। पर अगर नोवल के जगह कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हैज का प्लूरल क्या होता है, हैज का प्लूरल हैव होता है, तब हम हैव लिखते हैं। अभी यहाँ पे सिंगुलर था, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर ही आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता ही है आपको, बताया था किस वाले चैप्टर में पता नहीं, पर बताया था। जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के अकॉर्डिंग ही तो आता है, या फिर बोल लो वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर आई, हैज, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो हमें हैज का प्लूरल करना पड़ता है, हैज का प्लूरल क्या होता है, हैव। इतनी कहानी क्लियर है। स्टेप 5 क्या था, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी हो उसको पैसिव वॉइस में भी वही हेल्पिंग वर्ब लगा दो। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई थी, हैज लगी हुई थी, इसलिए पैसिव में भी हैज लगा दी। हैव हो सकता था अगर वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता। अब छठा स्टेप क्या है, छठा स्टेप है हमारे पास टेंस आइडेंटिफाई करना। एक्टिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट लगा है तो पैसिव में भी वही लगना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज हैव प्लस में V3, तो बाद वाले में भी वही होना चाहिए, हैज हैव प्लस में V3, ठीक है। और 7वां स्टेप क्या है, बी की वही फॉर्म लगा दो जिससे वो पहले वाला टेंस बन जाए। बी की वही फॉर्म लगा दो जिससे वो पहले वाला टेंस बन जाए। तो बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे टेंस बनाने के लिए, क्योंकि हैज हैव के बाद V3 ही तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो हमने V3 क्या है, बीन है, यही तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाना तो बी की वही फॉर्म लगा दी। तो बी की ये वही फॉर्म तो है V3, जिससे वो वही टेंस बन जाए। अ नोवेल हैज बीन रिटन बाय नेहा, नोवेल लिखी गई नेहा के द्वारा। इतनी कहानी क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दूसरा वाला सेंटेंस देख लेते हैं, द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस एक्टिव में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में तो लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें बी की फॉर्म प्लस V3 तो नहीं आ रहा। बी की फॉर्म प्लस V3 आता तो ये पैसिव का होता, अब नहीं आ रहा तो ये एक्टिव का है, ठीक है। पहला स्टेप कर लेते हैं, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ब्रेक कर लेते हैं।
चेज 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 जिसकी 3 फॉर्म होती है उसको वर्ब बोला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। चेजिंग हुम, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट तो करेंगे नहीं। चेजिंग हुम, डियर, डियर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द क्या होता है, आर्टिकल होता है। वर्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब चेज करने का डूअर कौन है, टाइगर, तो टाइगर ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द दोनों में आर्टिकल है, ठीक है, द आर्टिकल होते हैं, ए एंड द ये सब क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है आपका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट क्या है, डियर, तो द डियर हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको बाय प्लस में ऑब्जेक्ट बना दो। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है टाइगर, तो इसको हम बाय द टाइगर, बाय द टाइगर। तीसरा स्टेप ही तो है। चौथा स्टेप, अब चौथा स्टेप क्या है, जो आपकी एक्टिव वॉइस की वर्ब हो उसको V3 फॉर्म में लिख दो। चेजिंग लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस की वर्ब क्या है, चेजिंग, तो इसकी V3 फॉर्म क्या होती है, वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या होती है, चेज की, वर्ब चेज वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या होती है, चेज्ड, तो इसको हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख दिया। पांचवा स्टेप क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब लगी हो वही हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तो वॉज लगा दिया। अब छठा स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द टेंस। पहले वाले का टेंस क्या है, द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर, पास्ट। वॉज से हमें क्या पता चल गया, वॉज से हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस पास्ट में है, और चेजिंग से हमें क्या पता चल गया, चेजिंग से ये पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस में है। V1 प्लस ING कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, तो वॉज चेजिंग से हमें क्या पता चल गया कि सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है आपका पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पैसिव वॉइस में भी किसमें होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो कर दो पास्ट कंटिन्यूअस। इससे तो हमें पास्ट पता चल गया। अब कंटिन्यूअस के लिए क्या लगाना चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बेसिकली वर्ब की ING फॉर्म। तो अब हमें बी की फॉर्म लगानी है, क्योंकि बी की फॉर्म प्लस V3 से ही तो पैसिव का स्ट्रक्चर बनता है। ये सातवां स्टेप है, बी की फॉर्म लगा दो जिससे वही टेंस बन जाए। बी की फॉर्म लगा दो जिससे वही टेंस बन जाए जो पहले था। पहले क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस, तो अब बी की फॉर्म से वही टेंस बना देंगे। वॉज तो हमने लगा दिया, वॉज से हमें पता चल गया कि पास्ट का बन गया। अब बी की फोर्थ फॉर्म क्या है, बी की फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म क्या है, बीइंग, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, बीइंग। द डियर वॉज बीइंग चेज्ड बाय द टाइगर। ये हमारा पैसिव का सेंटेंस हो गया। देखो इतना कहानी क्लियर हो गई होगी। अब आज हमने क्या पढ़ा, इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हमने शुरू में क्या देखा, वर्ब को बेसिकली हम वॉइस के कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्ब को हम वॉइस के बेसिस में बांट सकते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। उसमें हमने देखा एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का डूअर होता है, वो एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे पहला वाला सेंटेंस, इन सब सारे सेंटेंस देख लो, अंजलि ईट द केक, अंजलि ने केक खाया। विराट प्लेज क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेलता है। अब खेलने का डूअर विराट ही है, तो इसमें जो एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो एक्शन का डूअर होता है। इस एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का, जो सब्जेक्ट है वो वही तो उसको परफॉर्म कर रहा है। हमने ये देखा, जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है, वो एक्शन को परफॉर्म करता है। इतनी कहानी क्लियर है। फिर हमने देखा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का रिसीवर होता है, वो एक्शन को परफॉर्म नहीं करता बल्कि एक्शन उस पर होता है। केक किस अंजलि को नहीं खाएगा बल्कि केक को तो खाया जाएगा। फिर हमने क्या देखा, उससे पहले हमने ये भी देखा था कि पैसिव और एक्टिव वॉइस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली बी की फॉर्म प्लस V3, पैसिव की पहचान होती है बी की फॉर्म प्लस में V3। अगर बी की फॉर्म प्लस V3 का स्ट्रक्चर नजर आ जाए तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, अदरवाइज वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। उसके बाद हमने एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना सीखा। कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे पहले मैंने एक और बात बोली थी। एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त ना ही मीनिंग का चेंज होगा ना ही टेंस का चेंज होगा।
एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त या फिर बोल लो पैसिव टू एक्टिव आते वक्त ना ही सेंटेंस में कोई मीनिंग चेंज होगा, ना ही सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा, ना ही टेंस चेंज होगा। क्यों हम ऐसा कर रहे थे? क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसमें सारा फोकस डालना हो, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में सारा फोकस डालना हो, जैसे अंजलि एट द केक, अगर हमें केक पे सारा फोकस डालना है तो उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ानी है तो उसको सब्जेक्ट बना दो। तो सब्जेक्ट हमने बना दिया। अगर सब्जेक्ट बना दिया तो वो केक किसी को खाएगा थोड़ी, केक को तो खाया जाएगा। अगर केक को खाया जाएगा सेंस सही है तो उसको पैसिव के स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा, बी की फॉर्म प्लस V3 लगाना पड़ेगा अगर केक को खाया जाएगा। अगर आप एक्टिव में लगा दोगे केक 8 तो केक खाने लग जाएगा, केक किसी को थोड़ी खाता है, केक को तो खाया जाता है। तब हम पैसिव का स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि अगर हमें एक्टिव के ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो या फिर उस पर फोकस डालना हो, ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं, पैसिव में लिख देते हैं। इससे हमें पता चल गया कि कब हम एक्टिव लगाते हैं और कब पैसिव लगाते हैं, कब एक्टिव सेंटेंस का यूज करते हैं, कब पैसिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। एक और एग्जांपल से समझ लो, जैसे अगर कोई लड़का है उसको आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, आपका कोई दोस्त है, तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे पीपल कॉल हिम कर्मा, कर्मा उसका नाम होगा, पीपल कॉल हिम कर्मा, ऐसे तो नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे इंस्टेड कि ही इज कॉल्ड कर्मा, उसको कर्मा कहा जाता है। ठीक है, इतनी कहानी से समझ में आ गया। एक और से समझ लो, देखो जैसे ये घर है, इस घर को जैसे इसमें सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये भी बोल सकता हूं कि माय फादर बिल्ड दिस हाउस, या फिर ऐसे भी बोल सकता हूं कि दिस हाउस वाज बिल्ट बाय माय फादर। देखो दोनों ही केस में सेम है, बस स्ट्रेस का डिफरेंस है। अगर आपको हाउस पे ज्यादा स्ट्रेस डालना है या फिर अगर फादर पे ज्यादा स्ट्रेस डालना है, फादर पे स्ट्रेस डालना है तो उसको एक्टिव में लिख दो क्योंकि फादर ने ही बनाया। अगर हाउस पे स्ट्रेस डालना है तो उसको पैसिव में लिख दो क्योंकि हाउस तो किसी को बनाएगा नहीं, तो पैसिव का सेंटेंस से क्या हो जाएगा, हाउस को बनाया जाएगा, हाउस बनाया गया। इतनी कहानी से समझ में आ गया। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, एक्टिव टू पैसिव कैसे जाते हैं, एक्टिव टू पैसिव कैसे जाते हैं। पहला स्टेप क्या था, जो आपका आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब उसको ब्रेक कर लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या था, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दो, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दे रहे थे। तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप था जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में बाय प्लस में ऑब्जेक्ट लिख दो। तीसरा स्टेप क्या था, जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको बाय प्लस में ऑब्जेक्ट लिख दो पैसिव वॉइस में, ठीक है। चौथा स्टेप क्या था, चौथा स्टेप था बेसिकली जो वर्ब है, एक्टिव वॉइस की वर्ब है उसको पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख दो। क्यों लिख रहे थे, क्योंकि बी की फॉर्म प्लस V3 का स्ट्रक्चर बनाना था, इसलिए हम पैसिव वॉइस में जो आपका एक्टिव वॉइस का वर्ब है उसको हम पैसिव वॉइस में V3 फॉर्म में लिख दे रहे थे, वर्ब की तीसरी फॉर्म में लिख दे रहे थे। अब पांचवा स्टेप ये है बेसिकली उसमें आइडेंटिफाई कर रहे थे। पांचवा स्टेप दोनों था, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब हो, पांचवा स्टेप में हेल्पिंग वर्ब हो तो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो तो पैसिव वॉइस में भी वही हेल्पिंग वर्ब लगा दो। एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब हो तो पैसिव वॉइस में भी वही हेल्पिंग वर्ब लगा दो। जैसे विराट प्लेस क्रिकेट में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी तो उसमें हम वाला स्टेप स्किप कर लिया, ठीक है। छठा स्टेप क्या है, छठा स्टेप में बेसिकली हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा टेंस लगाओ, एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस है, क्योंकि उसके बाद हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव में भी वही टेंस होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त ना मीनिंग का चेंज होता है ना टेंस का चेंज होता है, इसका वाइस वर्सा, पैसिव टू एक्टिव जाते वक्त भी सेम केस है। छठा स्टेप है आइडेंटिफाई द टेंस, जो आपका एक्टिव में है वही पैसिव में बना दो। अब पैसिव में कैसे बनाएंगे, बी की फॉर्म से, वो आपका सातवां स्टेप है। बी की फॉर्म से वही टेंस बना दो जो आपका एक्टिव वॉइस में लगाओ, बी की फॉर्म से वही टेंस बना दो जो आपका एक्टिव वॉइस में जो टेंस लगी हो। एक्टिव वॉइस वाले में जैसे मैं पहले वाले में प्रेजेंट लगी हुई थी, पहले वाले में प्रेजेंट लगी हुई थी, विराट प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट, तो उसमें हमने इस फॉर्म से, इस क्या है प्रेजेंट है, तो इससे हमने क्या बना दिया, प्रेजेंट टेंस बना दिया बी की फॉर्म की मदद से। बी की फॉर्म प्लस V3 का स्ट्रक्चर भी बन गया। देखो सब वाले में बी की फॉर्म प्लस V3 बन रहा है, देखो सब वाले में बी की फॉर्म प्लस V3 का स्ट्रक्चर बन रहा है। इस बी की, इस क्या है, बी की फॉर्म है, V3 क्या है, प्लेड। इस वाले में भी बीइंग चेज्ड, बी की फॉर्म प्लस में V3। इस वाले में भी हैज नहीं, बीन रिटन, बी की फॉर्म प्लस में V3, ये पैसिव की पहचान होती है। इस वाले में भी देख लो, वॉज रिटन,
पैसिव की पहचान होती है बी की फॉर्म प्लस V3। तो बी की मदद से हम वही टेंस बना देंगे जो एक्टिव वॉइस में लगा हो। ये हमारा 7वां स्टेप था, 7वां था, ठीक है, हाँ 7वां ही था। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद तो एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट हो जाता है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। और हाँ, इसके बाद वाली वीडियो में हम एक्टिव टू पैसिव कैसे जाते हैं उसमें आपको थोड़े मोटे क्वेश्चन दे देंगे, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। पैसिव टू एक्टिव कैसे आते हैं, ठीक है। अभी तो हमने एक्टिव टू पैसिव जाना सीखा, पैसिव टू एक्टिव कैसे आते हैं और एक्टिव टू पैसिव कैसे जाते हैं, इसमें आपको थोड़े मोटे क्वेश्चन दे देंगे। बस, थैंक यू, जय हिंद।